सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज। आज कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग भारत में राष्ट्रवाद शीर्षक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद दुनिया के मानचित्र पर कितनी बार और किस रूप में आया, इस बात की चर्चा हुई है। भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया, अन्य देशों में कैसे उदित हुआ, इन बातों की विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज इसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे जालियांवाला नरसंहार हुआ। ये जालियांवाला बाग जो है, ये नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कैसे हुआ, इसकी संक्षिप्त चर्चा मैं कर देना चाहता हूँ। ऐसे पिछले एपिसोड में चर्चा हुई थी, लेकिन एक बार फिर हम उधर दृष्टिपात करके आपको बताना चाह रहे हैं कि जालियांवाला नरसंहार हुआ। मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के बढ़ते प्रभाव और उनके आंदोलन के कारण अंग्रेज घबरा गए। देखा उन्होंने कि सत्याग्रह बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, गांधी जी के प्रभाव में पूरा देश आ रहा है। इस दृष्टि से अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई और उन्होंने एक एक्ट बना करके भेजा भारत में। याद होगा आपको, रॉलेट एक्ट। जब उन्होंने लगातार देखा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का संचालन किया, तदनंतर गुजरात के खेड़ा के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इन सारी घटनाओं से अंग्रेजों को यह पता चल गया कि गांधी जी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उनका आंदोलनात्मक प्रभाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर उन्हें किसी कारण से नहीं रोका गया तो फिर अंग्रेजों का शासन करना भारत में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया। कब? तो 1919 में, या 1919 में रॉलेट एक्ट ब्रिटेन की संसद के एक भाग ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित हुआ। आप ठीक सुन रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिए। ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और वो ऐसा कानून था, इस बात की चर्चा हुई कि वह एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता और 2 वर्षों तक के लिए उसे जेल में डाला जा सकता। इस कारण से गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और उसकी निंदा की और उसके देशव्यापी विरोध की योजना बना दी। जैसे वह आया, संपूर्ण देश में रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। उसी विरोध के क्रम में मैंने आपको बताया था कि 10 सितंबर 1919 पंजाब के अमृतसर में सत्याग्रहियों की निहत्थी भीड़ पर शांतिपूर्ण सत्याग्रही प्रदर्शन कर रहे थे। उस भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज के कारण बहुतों को चोट आई, बहुतों के हाथ पांव टूटे और निहत्थी भीड़ की शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। इस बात को लेकर पंजाब में तनाव का वातावरण निर्मित हो गया। संपूर्ण पंजाब तनाव में आ गया, अमृतसर तनाव में आ गया। उस तनाव से बचने के लिए अंग्रेजी सरकार ने दूसरे ही दिन मार्शल लॉ नामक कठोर सैनिक कानून लगा दिया पंजाब में। और उस मार्शल लॉ के लगते ही संपूर्ण
वह और तनावयुक्त हो गया। सरकार डर रही थी, उसे ये लग रहा था कि हमारे इस अत्याचार के कारण 10 सितंबर को जो हमने अत्याचार किया है उससे कहीं स्थिति विस्फोटक हो सकती है, इसलिए स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उसने यह कदम उठाया। लेकिन स्थिति शहर में नियंत्रण में तो रही, लेकिन दूसरे ही दिन 13 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग था उसमें पारंपरिक रूप से मवेशियों का मेला लगता था। वैसाखी पर्व के अवसर पर आप सभी जानते हैं वैसाखी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस वैसाखी पर्व में शिरकत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोग जाने लगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह पता नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ, इसलिए वो झुंड के झुंड जाने लगे। इस क्रिया को अंग्रेजी सरकार ने आड़े हाथ लिया और अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि भारतीय हमारे कानून के धज्जी उड़ा रहे हैं, शहर में मार्शल लॉ लगा है और वे झुंड के झुंड जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि ग्रामीण भारत के लोगों को, ग्रामीण पंजाब के ग्रामीण प्रांत के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लगा है और शहर की शराब पर उन्हें सूचना देने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी कि वे शहर में नहीं आए, मार्शल लॉ लगा हुआ है। लोग डरे, ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसे अंग्रेजी सरकार ने आगे हाथ दिया। और मैंने बताया था कि जनरल गुड जो अंग्रेज क्रूर अंग्रेज अफसर के रूप में चले जाता है, या अंग्रेज ऐसा था जो चंडाल था और उसे ही अंग्रेजी सरकार ने धो करके कमान दे दिया। वह चला गया जालियांवाला बाग और जालियांवाला बाग पहुंचकर उसने उस बाग के एक्सिट पॉइंट को शिफ्ट कर दिया और एक मात्र तंग गली से गोली चलाने का आदेश दिया। परिणाम बहुत ही भयावह हुआ। हजारों लोग, आबाल वृद्ध नर नारी बच्चे बूढ़े हर तरह के लोग उस मेला में थे। भगदड़ मची, दहशत मची, काफी लोग घायल हुए, हजारों लोगों को गोलियां लगी, बहुतों के हाथ पांव फूटे, सैकड़ों लोग मारे गए। सबसे दुखद घटना तो यह घटी कि उस बाग में कुआं और भगदड़ मचने के कारण बहुत सारे लोग उस कुएं में गिर गए और जो उस कुआं में गिर गया फिर निकल गया। इस कारण से अंग्रेजों का यह कांड जो हुआ इसे हम जालियांवाला नरसंहार के नाम से जानते हैं। जैसे ही इसकी सूचना भारत में फैली, संपूर्ण भारत के लोग उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक सारे लोग सड़क पर आ गए, अंग्रेजों का विरोध शुरू कर दिया। बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी घटना से नाराज होकर अपनी सर की उपाधि लौटा दी, देशव्यापी विरोध की प्रतिक्रिया चली और गांधी जी ने इस आंदोलन में सत्याग्रह को स्थगित करने की घोषणा की। गांधी जी ने सत्याग्रह को क्यों स्थगित किया? प्रश्न भी किया आपको। गांधी जी ने सत्याग्रह को जालियांवाला नरसंहार के कारण स्थगित कर दिया। हालांकि मैं एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि गांधी जी ने जालियांवाला नरसंहार जो है, हत्याकांड जो है, इसको तो उन्होंने उनके कारण बनाया और इसके कारण सत्याग्रह स्थगित किया। लेकिन इसके पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि सत्याग्रह का प्रभाव केवल शहरों तक, सत्याग्रह की सुगंध केवल शहरों तक फैली, इसलिए कि गांधी जी द्वारा संचालित यह पहला आंदोलन जो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया, गांव के लोग परिचित नहीं थे इस आंदोलन से, तो इसका प्रभाव केवल शहरों तक था। गांधी जी यह समझ गए थे कि इस आंदोलन को जब तक हम गांवों तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी ग्रामीण भारत के लोगों को जब तक इस आंदोलन से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा आंदोलन सफल आंदोलन नहीं होगा और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएंगे।
इस आंदोलन को स्थगित करेंगे और इससे व्यापक जनाधार वाला आंदोलन एक देश में खड़ा करेंगे। तब तक जालियांवाला नरसंहार हो गया और उसके कारण उन्होंने सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा की। यह सत्याग्रह की समाप्ति का वर्ष था 1919 में सत्याग्रह की समाप्ति की घोषणा करने के लिए करें। अब अगर हम सत्याग्रह के महत्व की बात करें, उसके प्रभाव की बात करें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्याग्रह भले ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में 100% सफल नहीं रहा, लेकिन सत्याग्रह का महत्व कम नहीं है। यह गांधी जी द्वारा संचालित पहला आंदोलन था। इस आंदोलन ने देश के लोगों में, शहरों के ही लोगों में सही आजादी की अलग जगाने का काम किया। लोगों को यह बताने का काम किया कि हमें आजादी चाहिए और हम हर हालत में आजाद होकर रहेंगे। सत्याग्रह ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम की विधिवत शुरुआत कर दी और जन जन को जागृत करने का काम किया। इसलिए इसके महत्व को हम इसलिए इसके महत्व को हम कम करके नहीं आ सकते। सत्याग्रह का प्रभाव शहरों पर था, यह ठीक है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं था। इसने देश के लोगों को जगाने का और इस प्रकार सत्याग्रह स्थगित कर दिया। अब आइए सत्याग्रह कब स्थगित किया गया? तो 1919 में जालियांवाला नरसंहार के कारण। हालांकि और भी कुछ कारण थे जिसकी चर्चा हो गई। अब उसके बाद वर्ष 1919 का वर्ष, 20 का वर्ष, सत्याग्रह की समाप्ति के बाद का वर्ष। 1920 में विश्व स्थिति पर एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसे हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं, खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगर हम ध्यान कर देखें तो पता चलेगा कि खिलाफत आंदोलन हुआ। तो आइए थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में हम ध्यान कर देख लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या है। आप इस बात से अवगत हैं कि 1914 से 1918 तक इस देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में युद्ध रही। ये 1914 से 1918 का जो वर्ष है यह प्रथम विश्व युद्ध का वर्ष है। 4 वर्षों तक युद्ध चला, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी समाप्ति के बाद विजित इन दो ग्रुपों के बीच लड़ा गया। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मित्र राष्ट्र और त्रिगुट, इन दो शक्तियों के बीच यह युद्ध लड़ा गया है। मित्रराष्ट्रों के बीच और त्रिगुट। मित्रराष्ट्र में मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र थे। तो त्रिगुट में मुख्य रूप से 3 राष्ट्र। ये 3 राष्ट्र कौन थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की। इटली भी उनके साथ था, लेकिन और छोटे छोटे कई राष्ट्र थे। मुख्य रूप से मित्रराष्ट्रों में जो 5 राष्ट्र थे, उसके अतिरिक्त भी छोटे छोटे राष्ट्र मित्रराष्ट्रों के साथ थे, जैसे सर्बिया। उसी तरह त्रिगुट में भी इनके कुछ राज्य थे, जैसे बोस्निया, हर्जेगोविना। ये सब छोटे छोटे राष्ट्र थे। तो तब विश्व युद्ध हो गया मित्रराष्ट्र और त्रिगुट के बीच। उसमें हार किसकी हो गई? त्रिगुट की हार, मित्रराष्ट्रों की जीत। फिर क्या हुआ? विजित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने, यानी मित्रराष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यानी मित्रराष्ट्रों ने त्रिगुटों के साथ, त्रिगुट देशों के साथ संधियां करनी शुरू कर दी। कैसी संधि? आरोपी थोपी गई, जबरदस्ती की गई संधि। आप हार गए हैं, इसलिए आपको हमारी शर्तों को मानना होगा। आपके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यू आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसलिए जो क्षति हुई मित्रराष्ट्रों की, उसकी भरपाई त्रिगुटों से करने के लिए षड्यंत्रवश उनके साथ
संधि हुई। एक एक करके विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने पराधीन राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ संधि करनी शुरू कर दी। इसमें आप जानते हैं सबसे चर्चित संधि मानी जाती है वर्साय की संधि। यह वर्साय की संधि जो है यह जर्मनी के साथ की गई। इस संधि के द्वारा इस संधि को आरोपित संधि कहते हैं। इस संधि को जबरदस्ती की गई संधि कहते हैं, थोपी गई संधि कहते हैं। और इस संधि ने जर्मनी को बिल्कुल पंगु बना देने का काम किया। विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा ऐसी शर्तें थोपी गई जर्मनी पर कि वह बिल्कुल पंगु हुई। उसकी सेना प्रतिबंधित कर दी गई और क्षतिपूर्ति के लिए राष्ट्रों को जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिए एक मोटी रकम वसूलने का षड्यंत्र किया गया कि हरजाना के रूप में प्रतिवर्ष जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को एक मोटी रकम देनी होगी। इस तरह से षड्यंत्र की गई जिससे जर्मनी की कमर उठ गई और जर्मनी के लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध तो किया लेकिन वो लाचार थे, मजबूर थे। अब इस बात से संपूर्ण यूरोप महादेश में एक खलबली मच गई और वह यह कि विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों ने जिस प्रकार जर्मनी के साथ वर्साय के अपमानजनक संधि हो सकता है अन्य देशों के साथ जैसे तुर्की, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के साथ उनकी संधि हो। इस कारण दुनिया भर के जो मुसलमान बंधुओं ने तुर्की के विरुद्ध संधि न हो इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो दुनिया भर के मुसलमानों ने चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? तो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध चलाया। किसके समर्थन में चलाया? तो तुर्की के समर्थन में चलाया। फिर से याद कीजिए, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? दुनिया भर के मुसलमानों ने चलाया। किसके विरुद्ध चलाया? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध चलाया। किसके समर्थन में चलाया? तुर्की के समर्थन में चलाया। क्यों चलाया? तो मित्र राष्ट्र तुर्की के साथ कोई संधि नहीं करे, अपमानजनक संधि, वर्साय जैसी संधि। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया भर के जो मुसलमान थे उनकी हमदर्दी क्या थी तुर्की के साथ? तो दुनिया के मुसलमानों की हमदर्दी तुर्की के साथ क्या थी कि तुर्की का खलीफा दुनिया भर के मुसलमानों का धर्म माना जाता है। इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों की हमदर्दी, सहानुभूति, संवेदना, सख्य तुर्की के साथ थी। इसलिए खिलाफत आंदोलन दुनिया भर के मुसलमानों ने चलाया। किसके पक्ष में? तुर्की के पक्ष में। कारण क्या था? तो तुर्की के खलीफा को अपना धर्म मानते। किसके विरुद्ध चलाया? वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध चलाया। बात स्पष्ट हो गई। खिलाफत आंदोलन कब चला? 1920 में चला। किसके द्वारा चला? दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा चलाया गया। किसके विरुद्ध चलाया गया? तो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध चलाया गया। किसके पक्ष में चलाया गया? तो तुर्की के पक्ष में चलाया गया। इसे कहते हैं हम खिलाफत आंदोलन। भारत के मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन चलाने की योजना बनाई और उन्होंने गांधी जी को बताया कि हम आंदोलन चलाना चाहते हैं। भारत में बंबई जो शहर है उसी शहर में इस आंदोलन की योजना बनी। गांधी जी से मुसलमानों ने राय ली और उन्होंने कहा आप कराइए, हम आपके खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं और आपके खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाएंगे। इस प्रकार भारत में शौकत अली, अली बंधु और अली जिन्ना जैसे लोगों के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया। आज इतना ही।